गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि अभी उत्तराखंड में जो 25 अप्रैल को सहायक अध्यापक की जो भर्ती होने जा रही थी, जो लिखित परीक्षा होने जा रही थी, वो कोरोना के कारण स्थगित कर दी गई है सरकार द्वारा। अब इसकी नई डेट कब आएगी, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, इसकी जो डेट आएगी वो सितंबर अक्टूबर के आसपास जहाँ तक हो तब आएगी। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय है और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी वर्तमान समय में इस फॉर्म को भरा गया है जो चित्रकला विषय से संबंधित थी, क्योंकि इससे पूर्व इसमें बीएड मांगा था, तो हमारे साथियों लोगों ने क्या किया, उसमें कोर्ट में गए। जो नॉर्म होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों में जो नॉर्म होते हैं वहाँ पर बिना बीएड के ही लिए जाते हैं, मगर उत्तराखंड सरकार ने इस बार उसमें बीएड प्लस पीजी का इंक्लूड कर दिया था। इस वजह से जिसके कारण अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे, उस वजह से हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि इनको ग्रेजुएशन स्तर से इन्हें भरने की इजाज़त दी जाए, तो ये चीज़ें भी भरने की इजाज़त दी गई है फॉर्म। तो ऐसे बच्चों को समय कम मिला था पढ़ने का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि उनके लिए एक समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है, गोल्डन चांस मिल गया है कि यहाँ पर अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाती है। दोस्तों, एक हमारे व्यूअर्स हैं, अरविंद लाल जी हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि सर आप प्रावैधिक कला से संबंधित एक टॉपिक पे चर्चा कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रावैधिक कला से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने अच्छा किया जो हमें स्मरण दिलाया। तो मैं आज आपके कहने पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये पर्टिकुलर रविंद्र लाल जी ने जो कहा उन्हीं के लिए नहीं, ये सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आइए आज शुरुआत करते हैं। प्रावैधिक कला है। अब प्रावैधिक कला होती क्या है? पहले तो सबसे बड़ी बात ये है प्रावैधिक कला में कितना ज़्यादा महत्व है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रावैधिक कला के ही इर्द गिर्द जितने भी ये कला है हमारी, वो घूमती है। कला, प्रावैधिक कला के बिना हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कला की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर हम प्रावैधिक कला को छोड़ दें तो कला की कल्पना कोरी कल्पना के आधार पर जैसी मानी जाएगी, एक कोरी कल्पना मानी जाएगी। अब प्रावैधिक कला जिसमें हम चित्रों को किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से उनका आयाम बनता है, किस प्रकार से उनमें कलरों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के उनमें तान प्रयोग होते हैं, कितनी कलाओं का समावेश उसके अंतर्गत देखने को मिलता है, और क्या हम जो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप बना रहे हैं वो कितने नाप का होना चाहिए, वो उसमें कितने यांत्रिक इंचों का होना चाहिए। ये सर्वाधिक जो एक यह कहें टूल्स है, किसी गाड़ी के यदि हम इंजन की बात करते हैं तो उसी प्रकार से कला का ये एक इंजन के तौर पर कार्य करता है। जितने प्रावैधिक कला, इसमें क्या होता है, सभी टूल्सों के बारे में हमें ज्ञान होता है, सभी कलर्स के बारे में पता होता है कि किस प्रकार से आयामों को खींचा जाता है, रेखाओं को किस प्रकार से खींचा जाता है, बिंदु से एक बिंदु की दूरी को किस प्रकार से नापा जाता है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इंक्लूड होती हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि कला के अंतर्गत प्रावैधिक कला का क्या महत्व है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं, जो कला की बात करूं या प्रावैधिक कला की बात करूं, तो उसके अंतर्गत बहुत जो महत्वपूर्ण है, जहां से इसका प्रारंभ होता है, वो कलागत तत्व जो होते हैं, जो कला के अंतर्गत जितने भी तत्वों का समावेश होता है वो चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत, और इसका सिद्धांत माध्यम क्या होता है, और प्रावैधिक विधियाँ इसके अंतर्गत जो समावेशित होती है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आएगा, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ललित कलाएं कौन कौन सी होती हैं। अब ललित कलाएं कौन कौन सी होती हैं, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। ललित कलाएं 5 प्रकार की ललित कलाएं होती हैं। अब 5 प्रकार की ललित कलाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या कला के अंतर्गत इन कलाओं का कितना ज़्यादा महत्व है, ये हमें देखना होगा, ये हमें समझना होगा, क्योंकि इन 5 कलाओं के इर्द गिर्द संपूर्ण कला का समावेश, या मैं कहूँ केंद्र बिंदु या धुरी टिकी रहती है। इन्हीं से कला का एक प्रादुर्भाव, यदि कहें एक नया सूरज उगने का काम करता है। जो मैं बात करूँ, जो हिंगल द्वारा इनको समावेशित किया गया था, इनको लागू किया गया था, इनका वर्गीकरण किया गया था हिंगल द्वारा। ठीक है, अब मैं बात करूं जो 5 जो चित्रकला में जो कलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। जो पहली कला है वो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला।
ये 5 कलाएं हैं। देखिए इसमें जैसे चित्रकला है, चित्रकला का अपना एक महत्व है। मूर्तिकला है जिसमें मूर्तियों को बनाया जाता है, जिसमें मूर्तियों का निर्माण। अगर मैं यदि चित्रकला की बात करूं दोस्तों, जो हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पोर्ट्रेट बना के रखा है, ठीक है। अब ये जो बनाया है ये चित्रकला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो बना के आपके सम्मुख से, अभी मैं सबसे पहले एक बात यह है कि हम किसी चीज़ को बनाते हैं या किसी पेंटिंग को उत्कीर्ण करते हैं। जब हम किसी पेंटिंग को उत्कीर्ण करते हैं तो वो चित्रकला के अंतर्गत आती है। हम उसमें रेखाओं का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ये देखिए, मैं आपके सम्मुख से उदाहरण के तौर पर ये ला रहा हूँ। जो ये पेंटिंग दिख रही है आपको, ये चित्रकला का एक बहुत अच्छा बेजोड़ नमूना है। ये चित्रकला है, ठीक है। चित्रकला का एक जो पहला जो टॉपिक है, जो पहले जो कला है वो चित्रकला है। अब दूसरा मूर्तिकला। अब मूर्ति किस प्रकार से निर्मित की जाती है? मूर्ति किसी चीज को निर्मित करना, किसी आकार को एक मूर्ति के रूप में ढालना, वो मूर्तिकला कहलाई जाती है। जैसे कि मूर्तिकला का एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि मूर्तिकला मेरा ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसका अध्ययन कराऊं किस प्रकार से मूर्तिकलाएं होती हैं। अब मान लीजिए हमने एक ये बनाया है जिसमें एक मूर्ति रखी गई है। आपको मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख लीजिएगा, ये मूर्ति, ये लक्ष्मी माता की मूर्ति है। अब ये जो मूर्ति बनती है ये मूर्तिकला के अंतर्गत आती है। अब हम मूर्तियों को किस प्रकार के बना रहे हैं, उसमें भाव किस प्रकार का डाल रहे हैं, क्या उसकी आँखें, कान, नाक, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, हम किसी व्यक्ति का, ये किसी चित्रण का यदि हम क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं। फिर सर्वप्रथम तो पहले मैं यदि बात करूं व्यक्ति चित्रण का ही, जो व्यक्ति होता है उसी से रिलेटिव मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। हमने देखा है आए समय गणेश भगवान की मूर्ति, लक्ष्मी माता की मूर्ति, किसी व्यक्ति की मूर्ति। आज उसका जो अलग फॉर्म जो हमें देखने को मिलता है आधुनिक समय में, हम वो मोम की मूर्तियां देखने को मिलती है। आज जो पत्थर की या लकड़ी की जो मूर्तियां बनती है, आज हम थोड़ा आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम उसमें ज़्यादा मोम का प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो बोस्टन संग्रहालय है लंदन में, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो महान हस्तियाँ हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया हुआ होता है। यदि मैं अभिनेता के क्षेत्र में बोलूँ या फिर खेल के क्षेत्र में बोलूँ या चित्रकला के क्षेत्र में बोलूँ, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो अच्छी प्रतिभाएं होती हैं उनकी मोम की मूर्तियां बनाकर उस संग्रहालय में रखी गई हैं। जैसे हमारे इंडिया से एम.एफ. हुसैन जी की भी मोम की मूर्ति बनाई गई है। जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो गया, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जिन्होंने संविधान को लिखा, इन सभी की मूर्तियों को निर्मित करके उस संग्रहालय में लिखा। अब ये जो महान व्यक्ति हैं जो ये मूर्तियां बनाई जाती है, इनको हम मूर्तिकला के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। आपने यदि मैं बात करूं यदि बाबा भीमराव अंबेडकर की या फिर महात्मा गांधी जी की, आपने चौराहों पर इनकी जो मूर्तियां देखी होती हैं, जो मूर्तियां लगी हुई देखी देते हैं, यही मूर्तिकला है, ठीक है। अब वास्तुकला, जिसमें हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे वास्तुकला। अब यदि मैं बात कहूँ, वास्तुकला सर्वप्रथम ज़्यादा किसके समय में फली फूली। अब इससे फिर देखो, जो वास्तुकला किसके समय में फली फूली की बात कर रहा हूँ मैं, ये क्या शाहजहाँ के समय में और अकबर के समय में वास्तुकलाओं को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। इन्हीं के समय में जो वास्तुकला है अपनी चरम सीमा को, अपनी क्या कहते हैं, एक वो स्वर्ण काल को प्राप्त हुई, क्योंकि इसमें जो भवन निर्माण इत्यादि होते हैं जो वास्तुकला के अंतर्गत ही होते हैं। हम किसी भवन का निर्माण करें तो उसमें किस प्रकार की सजावटें कर रहे हैं, उसको हम किस प्रकार का मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं, ये वास्तुकला के अंतर्गत आता है। अब संगीत कला और काव्य कला, ये दो महत्वपूर्ण कलाएं हैं। अब जिसके अंतर्गत अगर हम कलाओं की बात करें तो उसमें संगीत कला को नहीं रखा जाता है। यदि इसका वर्गीकरण जो हिंगल द्वारा जो किया गया है वो आज सार्वभौमिक तौर पे किया जाता है। आज वो उसी को ही आज हम समाज में इम्प्लीमेंट देखते हैं, उसी का ही बोलबाला हम आज देखते हैं। यदि हिंगल को इनके द्वारा इसको वर्गीकृत नहीं किया जाता है तो हम इन कलाओं को एक समूह में ना रखते हुए हम एक या चित्रकला के अंतर्गत देखते या हम सिर्फ कला के अंतर्गत देखते। अब इन चीज़ों को जैसे 5 भागों में डिवाइडेड कर दिया गया है। ये जो सराय जाता है ये हिंगल को जाता है, ठीक है। अब इनके द्वारा जो यह वर्गीकरण किया गया है वो आज की तिथि की यदि मैं बात करूं तो सार्वभौमिक तौर पर यदि मैं कहूँ यही सत्य था, इसी सत्यता पर इसको उभारा गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सम्मुख से दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था, अब ललित कलाओं में रूप पलट कलाएं कितनी प्रकार की होती हैं।
ललित कलाओं के अंतर्गत रूप ललित कला कितने प्रकार की होती हैं, ये पूछ रहा है। अब जो ललित कला के अंतर्गत जो 3 जो महत्वपूर्ण होती हैं, जिसके अंतर्गत पूरी कला घूमती रहती है, वो है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। ये 3 महत्वपूर्ण अंग हैं चित्रकला के। जो चित्रकला के जो रूपप्रद कलाओं का जो प्रमुख तत्व होते हैं, कौन कौन सी कलाएं होती हैं, ये होती हैं चित्रकला। चित्रकला के बारे में मैंने आपको बता दिया। चित्रकला पूरा समावेशित हो जाए, जिसमें चित्रों का रेखांकन चित्रांकन किया जाता है, वो चित्रकला के अंतर्गत आती है। और मूर्तिकला, मूर्तिकला आपको बता दी है, किसी धातु या पत्थर पे या किसी लकड़ी पर या किसी मोम के माध्यम से बनाए गए वस्तु व्यक्ति चित्रण को एक मूर्त रूप देना या उसको सजीव तौर पे प्रस्तुत करना, वो मूर्तिकला के अंतर्गत आती है। अब वास्तुकला, वास्तुकला मैंने आपको बता दिया। वास्तुकला यदि मैं बात करूं मुगल काल में सर्वाधिक तौर पे फली फूली ये वास्तुकला वो शाहजहां के समय और अकबर के समय ये फली फूली थी, क्योंकि इस समय भारत में बहुत ज़्यादा भव्य भवनों का निर्माण हुआ था और ऐसी इमारतों का निर्माण हुआ था जो आज स्थापत्य कला को कहीं ना कहीं एक नई पहचान देती है, नई धारणा के साथ इसको हमारे सम्मुख से उपस्थित होती है। अब आते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, रूपपरत कला। अब ये कह रहा है कि रूपपरत कलाओं के प्रमुख तत्व होते हैं। अब रूपपरत कलाओं के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। अब रूपपरत कला के अंतर्गत जो प्रमुख तत्व होते हैं, इन्हीं तत्वों के आधार पर कला को कहीं ना कहीं एक आयाम प्राप्त होता है, किस प्रकार की, किस दिशा को या किस क्षेत्र की तरफ या किस ऊंचाई या किस धरातल की तरफ ये कला बढ़ रही है, ये एक महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि रूपपरत कला ऐसे हैं जिसमें कलाओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संयोग होता है। अब मैं बात करूं आपको रूपपरत कलाओं के जो प्रमुख तत्व होते हैं उसके अंतर्गत पहले रेखा, तान, रंग, पोत और धरातल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यदि मैं बात करूं रेखा की, हम किसी चित्र को उत्कीर्ण करने से पूर्व हम रेखाओं का प्रयोग करते हैं। यदि हम रेखाओं का आंकलन न करें तो चित्र का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, चित्र नहीं बन पाता है। देखिए, यदि मैं बात कर रहा हूँ रेखा, यदि रेखा से ही चित्रों को कहीं ना कहीं एक दिशा, एक गति, एक आयाम, एक नयापन प्राप्त होता है, उसी से चित्र का निर्माण होता है। यदि मैं बात करूं, यदि रेखा ना हो तो हम चित्र की कल्पना नहीं कर सकते, चित्रकार की कल्पना नहीं कर सकते। जो हम कलाओं की बात करें वो नहीं होता है। यदि हम स्थापत्य की बात करें या चित्रकला की बात करें या संगीत या फिर रूपपरत कला या काव्य कला की बात करें या मूर्ति कला की बात करें या वास्तुकला की बात करें, ये बिना रेखा के संभव नहीं हो पाता है। यदि मैं बात करूं रेखा के बाद रूप उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि हमने रेखा तो हमारे पास, अब मान लीजिए हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो रेखा खींच रहे हैं वो एक रेखा कहलाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद रूप की बात करते हैं। अब रूप क्या होता है, किसी को एक मूर्त रूप प्रदान करना, किसी वस्तु का हमारे अंदर कोई कल्पना है, हमने कहा भैया कि हम एक आयताकार चीज बना रहे हैं, अब हम उन्हें एक रूप उसे प्रदान करेंगे। हम कोई चीज़ पे कार्य करें, हम मान लीजिए हम कोई मकान बना रहे हैं, अब मकान बना रहे हैं तो मकान को किस प्रकार से बनाना है, पहले हमें उसका रूप धारण करना होगा, किस प्रकार का बनेगा, क्या कहाँ पर इसकी सीढ़ियाँ बनेंगी, कहाँ पर इसका दरवाजे बनेंगे। एक खाका तैयार कर लेते हैं जिसे हम रूप कहते हैं। जब रूप तैयार हो जाता है उसके बाद रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो रंग हम जब पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें जब हमने रेखा प्लस रूप का जो समावेश कर लिया, उसके पश्चात रंग का बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम उसको किस प्रकार से सजा रहे हैं, किन रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, द्वितीय रंग या प्राथमिक रंग या तटस्थ रंग या तृतीय रंगों का इसमें प्रयोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद तान होता है, उसमें किस प्रकार का टोन प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार का उसमें उत्कीर्ण किया गया है, उस किस प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को वो किस प्रकार से आकर्षित कर रहा है। उसके बाद पोत होता है, पोत में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इन सभी चीज़ों का समावेश ही उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और जो इसका जो महत्वपूर्ण, जो रेखा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है आपका धरातल। यदि धरातल ही ना हो तो हम चित्र करने की सोच भी नहीं सकते। हमारे पास रेखा, तान, पोत इत्यादि, कलर इत्यादि सब है, यदि हमें किसी चीज़ का धरातल हमें प्राप्त नहीं है। यदि मैं बात करूं, ये पीछे ब्लैक बोर्ड जो है, यदि ये ब्लैक बोर्ड ना होता तो क्या हमारे पास स्केच है, हमारे पास जो सामग्री है, डस्टर, ये चीज़ें होने के पश्चात भी हम इस पर कार्य नहीं कर पाते। जब ये है तब हम इस पर कार्य करें, ये एक धरातल के तौर पर कार्य कर रहा है। क्योंकि यदि धरातल है तो हम इसमें कुछ चीज़ों का वर्गीकरण करें, किसी चीज़ का हम इसमें आलेख करें, किसी प्रकार का हम
इसमें लिख रहे हैं। ये चीज़ महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है, इसका धरातल है, इसका ये बेस है। जैसे हम किसी मकान को रखते हैं, मकान को बनाते हैं, जो मकान की जो नींव रखते हैं वो उसका बेस होता है, क्योंकि मकान से ही किसी चीज़ की नींव रखी जाएगी। तो अगर नींव मजबूत होगी तो मकान स्वयं ही निर्मित हो जाता है, मजबूत हो जाता है। उसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण होता है उसका धरातल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग समझ रहे होंगे, मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, रूपरत कलाओं में जो मुख्य तत्व होते हैं, रेखा, तान, पोत और धरातल, ये अंतराल जिसे हम कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि रूपरत कलाओं में संगीत और काव्य का आधार होता है, क्या होता है? देखिए, रूपरत कलाओं में संगीत और काव्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, संगीत और काव्य की हम बात कर रहे हैं, तो उसका क्या आधार होता है? ये चीज़ें जो होती हैं, ये ध्वनि और शब्द का प्रयोग होता है। देखिए, हम जब काव्य की बात करते हैं, जैसे हम महाभारत खंड की बात करते हैं, जितने भी हमारे हिंदू धर्म के जो काव्य हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनकी बात करें, या फिर हम संगीत कला की बात करें, ये क्या होते हैं? ये स्वर पर आधारित होते हैं, ये ध्वनि पर आधारित होते हैं, या शब्दों पर आधारित होते हैं। देखिए, हम काव्य की बात करें, काव्य के अंतर्गत जो महाकाव्य होते हैं उनके अंदर शब्दों का समावेशित होता है, और ध्वनि और संगीत कला, जैसे कि मैं आपके सम्मुख से कोई गाना गा रहा हूँ, जो मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्या है? ध्वनि के साथ हमारे प्रदर्शित हो रहे हैं। क्या हम ध्वनि को किसी रूप में उल्लेखित कर सकते हैं, या वर्णित कर सकते हैं, उसका चित्रांकन कर सकते हैं? तो ये कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चीज कला से परे है। क्योंकि इनमें हम जो शब्दों का उच्चारण हो रहा है, जो ध्वनि प्रदूषित हो रही है, तो वो चीज कहीं ना कहीं कला के अंतर्गत नहीं आती है। तो वो ये क्या होती है? ये ध्वनि और शब्द का समावेशी और मिलन इसके तौर पर देखा जाता है। अब आता है अगला प्रश्न, क्रियाशीलता किसे कहते हैं? अब क्रियाशीलता किसे कहते हैं? अब जो क्रियाशीलता है, वो तत्वों की गति को प्रदान करने को क्रियाशीलता कहते हैं। जो तत्व होते हैं कला के अंतर्गत, जो तत्व होते हैं उनमें गति प्रदान करने को कला कहते हैं, कला तत्व की गतिशीलता को कहते हैं, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है वो रेखा। अब रेखा क्या है? अब रेखा किसे कहते हैं? ये सर्वप्रथम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, दो बिंदुओं की। अब मैंने आपको ये बताया, ये मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये हमने ये जो खींच लिया जो बिंदु। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, जो बहुत सूक्ष्म होती है, मतलब जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, उसको क्या कहते हैं? जो बहुत सूक्ष्म होती है वही रेखा कहलाई जाती है, उसे रेखा कहा जाता है। अब देखिए, दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी, दो बिंदु या दो सीमाओं के बीच की दूरी जो बहुत सूक्ष्म होती है, वो क्या कहलाई जाती है? रेखा कहलाई जाती है। मैंने आपको बता दिया। देखिए, अब रेखाएं भी बहुत प्रकार की होती हैं, और रेखाओं को भी कई प्रकार से वर्णित किया जाता है। मैं आपको कुछ नोट से अवेलेबल करा दूंगा, जो यदि आप लोग मेरे से जुड़ें तो मैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेखाएं, वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। अब देखें, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो रेखाओं की जो मैं बात कर रहा हूँ, रेखाएं चार प्रकार की रेखाएं होती हैं, जिसमें लंबवत रेखा होती है, कर्णत रेखा होती है, वक्र रेखा होती है, वहाँ क्षैतिज रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं का अपने अपने तौर पर महत्व होती है। लहरदार रेखा होती है, गतिशील रेखा होती है। इनका चित्रकला के अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब देखिए, जो हमने वाली जो रेखा खींची है, जो आड़ी तिरछी जो लहरदार, ये लहरदार की एक सतह से ऊपर नीचे बहती हुई जो रेखा, एक हमने एक दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, जो सूक्ष्म होती है, उसे रेखा कहा जाता है। जो एक स्थान से जो ये अनंत को बढ़ जाती है, ये रेखा ऐसा होता है, रेखा कहीं पर रुकती नहीं, अनंत तक को बढ़ती हुई जाती है, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो प्रश्न है आपके सम्मुख से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, स्मृति रेखांकन किसे कहते हैं? अब स्मृति रेखांकन क्या होता है, ये हमें समझना होगा। किसी भी वस्तु या प्राकृतिक उत्पादन को प्रत्यक्ष तौर पर देखकर उसका आकलन करना, उसे स्मृति रेखांकन कहा जाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु या प्राकृतिक उत्पादन को प्रत्यक्ष से देखे बिना उस पर आधारित चित्रों को चित्रांकन करना, ये क्या कहा जाता है? ये आपका स्मृति रेखांकन कहा जाता है। हमने कोई चीज़ देखी, देखने के बाद हम उसको बना रहे हैं, तो ये हमारी जो स्मृति है, जो हमने देखा, वो जो हमारी स्मृति में जो
सोचने की जो क्षमता है उसके आधार पे, जो हमारी मेमोरी है उसके आधार पे हम क्या करते हैं, स्मृति रेखा को बनाने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए हमने कोई घड़ा देखा, हमने घड़े को पहले आपने कहीं पर कोई घड़ा या बोतल या इत्यादि जो चीज़ें देखी, हमने उसका आकलन आके उसको बनाने की कोशिश करी, तो जो चित्र बनेगा, मान लीजिए आपने ये पानी की बोतल देखी, हमने इसको अभी हमने प्रत्यक्ष तौर से देखा, और उसके बाद जब हम घर गए, क्योंकि हमारे सम्मुख से ये पानी की बोतल स्थित नहीं है, तो हमने जो हमारी स्मृति में इसका जो चित्रांकन है, इस पे आधारित जो हमने चित्र बनाया, तो वो स्मृति आंकलन कहा जाता है उसको। स्मृति पर आधारित जो चित्रांकन बनते हैं उसको स्मृति चित्रांकन कहा जाता है। अब न्यूटन के अनुसार प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, ये कहा गया है। अब क्या होता है, अब जो न्यूटन के आधार पर प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित किया गया है, ये कौन कौन से रंग हैं आपके सम्मुख से मैंने ये लिखे हैं। जो पहला रंग होता है न्यूटन के अनुसार, वो होता है बैगनी, गहरा नीला, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये प्रकाश के जो 7 रंग हैं ये वो हैं, ये न्यूटन आइजैक द्वारा इसको बताया गया है, इसको वर्णित किया गया है। फिर इसे बता रहा हूं मैं, बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये न्यूटन आइजैक द्वारा जो बताए गए हैं रंग हैं, वो ये रंग है। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला क्वेश्चन है आपके सम्मुख से, वो पदार्थ की मुख्य रंगतें होती हैं। अब प्रकाश जो रंग की जो प्रमुख रंगतें होती हैं किसी पदार्थ की, तो प्रमुख रंगतें क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी वो रंगतें हैं नीली, पीली तथा लाल। ये पदार्थ की प्रमुख रंगतें होती हैं, पदार्थ से जो प्राथमिक जो चीज़ें होती हैं उससे जुड़ी हुई होती हैं। इसमें देखिए नीला, पीला, लाल, ये इसकी रंगतें कहलाई जाती हैं, इसके प्रमुख तत्व होते हैं। अब यदि मैं बात करूं आपसे दोस्तों, जो मैंने इससे पूर्व जो रेखा की बात करती थी, रेखा जो होती है, अब मैं बात करूं टॉपिक में रेखा पे ला रहा हूं, समांतर रेखा किसे कहते हैं। देखिए समांतर रेखा क्या होती है। मान लीजिए मैंने जो रेखा खींची, एक दूसरे के जो पैरेलल मैंने जो रेखा खींची, वो समांतर रेखा कहलाई जाती है। एक ही दिशा में बढ़ाई गई रेखा, हमने एक ही दिशा में किसी रेखा को निरंतर खींचते हुए चले गए, उसके पैरेलल दूसरी रेखा को भी जो किसी स्थान पर नहीं मिलती है। ठीक है, हमने जो 2 समांतर रेखाएं को खींचा, वो किसी एक जगह पे दोनों मिलती नहीं हुई है, वो अनंत की तरफ बढ़ती हुई जाती हैं। वो रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कह जाती है। यदि ये रेखाएं एक जगह पे आके मिल जाती हैं तो वो समांतर रेखाएं नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के जो पैरेलल चलती रहती हैं। जिस प्रकार से सड़क देखिए ना, सड़क की दो तरफ जो हाईवे होते हैं, जो 2 तरफ की जो सड़कें होती है, वो आगे को चलती रहती है, वो एक दूसरे से कहीं पर मिलती नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार की समांतर रेखाएं कहलाई जाती हैं। ठीक है, अब असमांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक ही दिशा में बढ़ाई गई जो रेखाएं, देखिए हमने ये समांतर रेखाएं, हमने एक ही दिशा में बढ़ाई हुई रेखाएं पर देख लीजिए, फिर उसके जो पैरेलल भी दूसरी जो समांतर रेखाएं जो खींची, वो एक ही दिशा में बढ़ाई हुई रेखाएं कहीं पर अनंत पे जाके कहीं पर मिल जाती हैं, वो असमांतर रेखाएं होती है। कहीं पर वो जाके आगे मिल जाती हैं। अब देखिए एक ही दिशा में बढ़ाई गई 2 रेखाएं जो एक स्थान पर आकर मिल जाती हैं, उसे असमांतर रेखा कहा जाता है। कहीं ना कहीं पर वो उन दोनों का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, ये असमांतर रेखाएं होते हैं। अब समांतर रेखाएं और असमांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसको आप क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अब आते हैं स्वतंत्र रेखांकन क्या होते हैं। ठीक है, ये किस पद्धति द्वारा बनाए जाते हैं, ये किस महान कला शैली का ये प्रतिनिधित्व करती है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो कैंडिस की हैं, उनके द्वारा ये क्या हुई, स्वतंत्र रेखाएं हम खींच सकते हैं। हम कहीं पर आड़ी तिरछी, नीचे ऊपर बाएं दाएं, बीच का सेंटर को हम कहीं पर भी हम इसको खींच सकते हैं। ये कैंडिस्की का जो चित्रण विधि है, यदि मैं इनकी बात करूं, इन्होंने क्या कहा, जो रखा इन्होंने कला को रखा, वस्तुगत प्रभाव में रखा इन्होंने। दूसरा कला का जो प्रभाव अभिव्यक्तिकरण को इन्होंने सजोया, और उसके बाद संयोजन को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया गया है। अब मैंने आपको बताया, अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तटस्थ रंग किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो रंग होते हैं तटस्थ रंग, ये होते हैं सफेद, ग्रे कलर को कहा जाता है, और काला जो तट रंग
होता है, तटस्थ रंग, इनके द्वारा इसको बनाया जाता है। अब काला और सफ़ेद को जो मिक्स करके जो कलर बनता है वो तटस्थ रंग का कलर बनता है, उसे ग्रे कलर को कहा जाता है, क्योंकि जो समुद्र के जो तटें होते हैं उस पर जो कलरों का जो समावेश देखने को मिल जाता है ग्रे कलर का, या इसीलिए इसे तटस्थ रंग कहा जाता है, जिसमें काला रंग को भी तटस्थ रंग के अंतर्गत रखा गया है। अब प्रकाश की प्रमुख रंगतें कौन कौन सी हैं? प्रकाश द्वारा जो रंग हमें जो प्राप्त होते, जो किरणों के माध्यम से जो हमें देखने को मिलते, जो 7 रंगों में तो विभाजित है ही। अब वो 7 रंगों में से कुछ प्रमुख रंगों को महत्व दिया जाता है, वो कौन कौन से रंग हैं वो बता देता हूँ। हरी, बैगनी व लाल। हरा, बैगनी, लाल, ये 3 रंगों को प्रकाश की प्रमुख रंगतों के अंतर्गत जोड़ा गया है, क्योंकि इन 3 रंगों से ही प्रकाश को प्रमुखता से कहीं ना कहीं महत्व दिया गया है। प्रकाश की जो किरणें हमें जो देखने को मिलती है, यदि हम प्रिज्म के माध्यम से यदि हम प्रकाश को गुजारे हैं, जो हमें 7 रंगों के बीच में जो विभाजित होकर जो निकलेगी, जो उसमें जो प्रमुख रंग जो हमारे आंखों को सर्वाधिक तौर पे दिखने को प्राप्त होती हैं, वो जो रंग होती हैं वो हरा, बैगनी और लाल ही रंग हैं, जो प्रमुखता से हमें देखने को मिलती हैं। अब अगला प्रश्न मैं आपके सम्मुख से रखता हूँ, प्रतिरूपांकन अंकन किसे कहते हैं? अब प्रतिरूपांकन अंकन किसे कहते हैं? ये किसी वस्तु या प्राकृतिक उत्पादन को देखकर बनाए गए चित्रों का प्रतिरूपांकन कहते हैं। हमने मान लीजिए आपने कोई प्राकृतिक चित्रांकन देखा, मान लीजिए आप किसी गांव में गए, किसी गांव का चित्रांकन आपने देखा, जो वो देखने के पश्चात जो आप देखने के बाद जब आप आए उसको ड्रॉ किया, तो वो क्या होता है? प्रतिरूपांकन चित्रांकन कहा जाता है उसे। अब आते हैं तीव्र प्रवाह पद्धति क्या है? तीव्र प्रवाह पद्धति ये क्या है? दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आप लोगों की मदद करके कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। इसलिए जो भी हम वीडियो बनाएंगे प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके सम्मुख से मिल जाएंगे। ठीक है। अब तीव्र प्रवाह पद्धति क्या होती है? अब गति लयात्मक रेखाओं के माध्यम से शीघ्रता से पूर्ण तीव्र अंकन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से रखता हूं, वैज्ञानिक आधार पर रंगतें कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, कौन कौन सी होती हैं ये पूछ रहा है। अब वैज्ञानिक आधार पर पूछ रहा है, तो वैज्ञानिक आधार पर जो रंगतें होती हैं, हरा, नीला, पीला और लाल, ये प्रमुख होती हैं। हरा, नीला, पीला, लाल, ये क्या होते हैं? वैज्ञानिक आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, ये प्रमुख रंगतें होती हैं। अब कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है? वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है, और जो वर्ण की उत्पत्ति हुई है और ये किस वैज्ञानिक ने इसे वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है, और इसकी जो खोज हुई थी ये कब हुई थी? ये जो बताए थे ये आइजैक न्यूटन द्वारा इसकी प्रकाश की उत्पत्ति वर्ण से होती है, उनके द्वारा ये बताया गया है। 1670 में इसका जो थ्योरी थी वो सभी के सम्मुख से इनके द्वारा रखी गई थी कि जो वर्ण की उत्पत्ति हुई वो प्रकाश से हुई है। 1617 में 17 ठीक है, इस पे इसका क्या हुआ है? उदय हुआ था। अब आते हैं मान किसे कहते हैं। अब मान किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम प्राविधिक कला पढ़ रहे हैं तो मान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। रंग के हल्केपन और गहरेपन का यह द्योतक होता है। देखिए, रंग कितना हल्का है, कितना गहरा है, ये इस चीज़ का द्योतक होता है, क्योंकि इसी से कला को एक नई ज्ञान, एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। क्यों? ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, रंग की सघनता किस प्रकार कम की जा सकती है? यदि हम रंग की सघनता को कम करने की यदि बात करें, तो रंग की सघनता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? तटस्थ रंगों को मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है? मान का जो तान होता है उसे कम किया जा सकता है। ठीक है। अब उसकी सघनता को इस प्रकार से कम किया जाता है कि मान के अंतर्गत। ठीक है। अब रंग की सघनता की बात कर रहा था मैं, अब उसको कम किया जाए, उसको तटस्थ रंग यदि मिला दो तो उसका जो मान है, सघनता है, वो कम हो जाएगी। अब आते हैं किसी भी वस्तु पर। ठीक है, किसी भी वस्तु को किस प्रकार से हम देखते हैं।
अब हम किसी वस्तु को से विकीर्ण होकर जब प्रकाश की रेटिना पर जब हमारे जब पेंटिंग या किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमारे आंखों पर जब प्रकाश पड़ता है या हम किसी चित्र को देखते हैं, तो उसकी जो हम देख रहे हैं, तो वो सीधे देखने के बाद जो किरण है हमारे